हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभाष शर्मा और आज हेलो एवरीवन माय नेम इज़ प्रभाष शर्मा हेलो एवरीवन माय नेम इज़ प्रभाष शर्मा एंड आज मैं आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माय टॉपिक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फिर ग्रीक इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब ग्रीस बहुत ज़्यादा पुरानी कंट्री है और बहुत सारे फिलोसोफर्स भी ग्रीस में से ही निकले हैं। और ग्रीस ने ही सबसे पहले ओलंपिक गेम्स स्टार्ट करी थी वर्ल्ड में। और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ग्रीक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है और ये एक सक्सेसफुल वॉर थी ग्रीस। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहले एक बार ही करी थी, इन्होंने बहुत बार पहले भी कर दी, लेकिन ये पहली सक्सेसफुल वॉर हुई थी ग्रीक्स की। और ये जीते थे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया की मदद से। फ्रॉम 1453 until 1821 ग्रीक्स वर अंडर स्ट्रिक्ट ऑटोमन एम्पायर रूल, और जो कि अभी टर्की के नाम से जाना जाता है। ग्रीक पहले से ही ऑटोमन एम्पायर के रूल में था, जो टर्की भी कहा जाता है। और ग्रीस, क्योंकि ग्रीक्स में ज़्यादातर क्रिश्चियंस थे और ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम्स थे, तो फिर इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। इनको अनफेयर लॉज, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन और सप्रेस किया जाता था। तो फिर और ये रिवॉल्यूशन एक लार्ज मूवमेंट था ह्यूमन राइट्स के लिए, जो कि सोशल क्लासेस के लिए कॉमन गोल था एक। ग्रीक में मेनली दो रिलीजन थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और इस्लाम्स। द ऑटोमन एम्पायर में ज़्यादातर मेजॉरिटी इस्लाम्स की थी, मुस्लिम्स की। तो फिर इसलिए क्रिश्चियन बहुत ही ज़्यादा उनकी चर्चेस तोड़ी जाती थी और उनके डॉक्यूमेंट जला दिए जाते थे और बहुत ज़्यादा टैक्स लिए जाते थे उनसे। और जब वॉर ख़त्म हुई तो फिर हर किसी को अपना रिलीजन, हर किसी को फ्रीडम दे दी गई कि वो कोई भी रिलीजन मान सकता है और अपनी तरफ से, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर रिलीजन को इक्वल राइट्स दिए गए। ग्रीक के जीतने के सिर्फ 3 मेन रीज़न थे। उनके पास मतलब एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था और एक ऑर्गेनाइज प्लान था और सारी कंडीशंस थी जो कि मास सपोर्ट को करती थी, जिससे क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा थे तो फिर वहाँ पे सोवर्जिनिटी और क्या कहते हैं रोमांटिसिज्म ज़्यादा बढ़ा। और फिर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया की मदद से ग्रीक्स किंगडम हो गया। वॉर के बाद कंट्री में बहुत सारी जो अनऑक्यूपाइड लैंड बची, क्योंकि जब ऑटोमन एम्पायर ने सारी लैंड पे कब्जा कर रखा था तो फिर वो ऑटोमन एम्पायर हटा तो फिर सारी लैंड्स अनऑक्यूपाइड हुई। तो फिर इसलिए पुअर पीजेंट की फैमिलीज़ में सारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गई और सारी सोशल क्लासेस को इक्वालिटी दी गई। मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि इट वॉज नॉट द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑटोमन, इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल वन। मतलब ये ऐसा नहीं था कि ये एक ही बार करा इन्होंने और एक बार में जीत गए। इन्होंने बहुत बार पहले भी रिवोल्ट करे थे, लेकिन पहले वो नहीं जीत पाए थे। तो फिर ये पहला सक्सेसफुल था जिसमें कि वो जीते थे, और फिर जिससे कि सर्बियन रिवॉल्यूशन, टर्किश रिवॉल्यूशन और बल्गेरियन रिवॉल्यूशन जैसे बहुत सारे हुए इनसे एंकरेज होके। इसके बाद स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई, कंस्क्रिप्शन इलीगल हो गई और डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रांगली डिमिनिश हो गई थी। तो 1864 में कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट किया गया एक बार और फिर the country with a stable government model on democratic and liberal ideas and aspired to provide the country with a stable government modeled on democratic and liberal ideas।
ग्रीक के पास आज ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से लेजिटिमेट है और ये कंटेम्प्ररी अप टू डेट है विद इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स।